अपनी अब तक की चंद्रमा यात्रा के दौरान चंद्रयान 3 ने रविवार रात एक ऐतिहासिक काम किया। चंद्रयान ने चांद के साथ वीडियो सेल्फी ली। जी हां, वीडियो सेल्फी। पहली बार चंद्रयान ने अपने कैमरे से चांद का 39 सेकंड का वीडियो भेजा। एक तरफ चंद्रयान ने पहली सेल्फी ली तो दूसरी तरफ उस वीडियो को देखकर पाकिस्तान के लोगों के दिल जलने लगे। चंद्रयान की उपलब्धियों को देखकर पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। आपको चंद्रयान पर पाकिस्तान के आंसू दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चंद्रयान की वीडियो सेल्फी और चंद्रयान का 164 किलोमीटर वाला रहस्य दिखाते हैं। चंद्रयान 3 से कीजिए चंद्र दर्शन। ये चंद्रयान 3 की चांद के साथ पहली सेल्फी है। अब चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद पहली बार चंद्रयान 3 में लगे कैमरे ने चांद की इतनी क्लियर पिक्चर भेजी है। चंद्रयान 3 में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे से यह वीडियो बनाया गया है। गोल्डन रंग की ये जो प्लेट दिख रही है और उसके साथ जो पैनल है वो चंद्रयान 3 है, और उसके ठीक पीछे जो बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं वो है चंदा मामा। चंद्रयान 3 ने चंदा मामा के साथ 39 सेकंड की वीडियो सेल्फी ली है। इस सेल्फी वीडियो में चांद का गोल आकार भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चंद्रयान 3 चांद के इतने करीब पहुंच गया जिसे देखकर लग रहा है कि बस चांद पर उतरने की देर है। ये 39 सेकंड का वीडियो इसरो के वैज्ञानिकों की ऊर्जा 390 गुना बढ़ाने के लिए काफी है। Chandrayaan 3 is going very well. Yesterday night we had a orbit reduction in the moon's orbit from something like 18,000 kilometers to around 4,600 kilometers, and 165 or so. It's the lowest closest point. So subsequently it will again come down. 9th also there will be some maneuvers again on 17th. So until it lands on 23rd there will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। 22 दिन बाद जाकर चंद्रयान ने चांद के इतने करीब से तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 ने जिस पॉइंट से चांद की वीडियोग्राफी की है उस लोकेशन से चांद की दूरी मात्र 164 किलोमीटर थी। रविवार की रात चंद्रयान 3 ने चांद की पहली परिक्रमा पूरी कर ली और अब चौथी कक्षा के चक्कर लगा रहा है। चौथी कक्षा की परिक्रमा के दौरान चांद और चंद्रयान की दूरी कुछ और कम हो जाएगी। इसी तरह हर ऑर्बिट चेंज के दौरान चांद और चंद्रयान के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। 9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रयान की ऑर्बिट घटाएंगे और तब चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद अगली 3 परिक्रमा के दौरान चांद और चंद्रयान के बीच सबसे कम दूरी 100 किलोमीटर होगी। इस दौरान चंद्रयान 3 चांद का जो भी वीडियो भेजेगा वो और ज्यादा क्लियर होगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की ओर एक और कदम बढ़ाया है। चंद्रयान 3 ने चांद की एक तस्वीर भेजी है जिसमें सोलर पैनल के साथ चांद को काफी करीब से देखा गया है और उस पर कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले 16 दिन बेहद चैलेंज वाले हैं। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। मतलब चंद्रयान 3 में लगा एक और इंजन अलग हो जाएगा। इस दौरान भी इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी होंगी। चांद की कक्षा में चंद्रयान की ये पहली सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर सेपरेट हो जाएंगे और लैंडर रोवर को एक नई कक्षा में डाला जाएगा तो 30 गुना 100 किलोमीटर की है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट ऑर्बिट्स जो हैं वो ज़रा सा फ़र्क रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि कितनी शुद्धता के साथ जो कैलकुलेशन की गई है उसी के अनुरूप जो है वास्तव में वो ट्रेजेक्ट्रीज और वो ऑर्बिट्स प्राप्त हो रहे हैं। सेपरेशन की प्रक्रिया सफल होने के बाद 23 अगस्त को लैंडिंग से ठीक पहले के 15 मिनट सबसे अहम होंगे, क्योंकि इस दौरान चंद्रयान 3 की स्पीड उसकी सफल लैंडिंग की जमीन तैयार करेगी। अभी चंद्रयान की गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब चंद्रयान चांद पर लैंडिंग की तैयारी करेगा तो उस दौरान चंद्रयान की स्पीड को घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा, ताकि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके।
15 मिनट का समय होता है जिसके अंदर ये उतार होती है। उसमें अलग अलग क्षणों में अलग अलग तरीके से चंद्रयान के लैंडर रोवर को उसकी स्पीड को ज़रा कम किया जाता रहेगा, ताकि आखिर में टच डाउन के समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों को भरोसा है कि अगर चंद्रयान 3 की स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड भी हुई तो भी चंद्रयान आसानी से लैंड कर जाएगा, क्योंकि इस बार तकनीक और मजबूती में चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बहुत बेहतर है। अब न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को 23 अगस्त की तारीख का बेसब्री से इंतजार है, जब चांद पर इसरो का रोवर प्रज्ञान तिरंगा लेकर चांद की धरती पर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंद्रयान 3 पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ सीमा पार बैठा पड़ोसी पाकिस्तान भी इन खबरों को देख रहा है। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान के पहुंचते ही पाकिस्तान से अलग अलग तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भारत की तरफ से चाहे कितने भी सैटेलाइट लॉन्च हो जाएं, पाकिस्तान को घबराना नहीं चाहिए। ऐसा बोलने वाले पाकिस्तानी कितने खौफ में हैं, ये पाकिस्तान से आई स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 3, 2, 1, 0। भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रयान 3 की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान का एक और बंटवारा हो गया है। कई पाकिस्तानियों ने भारतीय यान की तारीफ की, इसकी शान में कसीदे पढ़े, और बाकी पाकिस्तानियों की माने तो मून मिशन उनके लिए मायने नहीं रखता। सीमा पार से आए बयानों में पाकिस्तान का करंट मेंटल स्टेटस साफ साफ दिख रहा है। ऐसे पाकिस्तानी ही 75 सालों से इस मुल्क को रिवर्स गियर में चला रहे हैं। सीमा पार की सरकार ने पहले भारत की कामयाबी को कॉपी करना चाहा, पर इस्लामाबाद के लिए चंद्रयान 3 तो मानो सिलेबस के बाहर से आया सवाल है। इसकी खबर पर वहां हर तरफ कंफ्यूजन है। पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आ रहा कि भारत के मून मिशन का जवाब वो कैसे दे। ऐसा क्या करे कि दुनिया उसका नाम लेकर भी वाह वाह करे। मजबूर पाकिस्तान अब वही काम कर रहा है जो बाकी दुनिया कर रही है, यानी भारत और चंद्रयान 3 की तारीफ। हालांकि कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क की इस हालत को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, पर सॉल्यूशन उनको भी पता नहीं है। एक तरफ चंद्रयान कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी शर्म से अपना चेहरा छिपा रहे हैं। पाकिस्तान को 23 अगस्त से ज्यादा चिंता सितंबर महीने की है। अगले महीने दिल्ली में G20 की मीटिंग होगी। दुनिया भर के लीडर्स नई दिल्ली पहुंचेंगे और तब भारत के चंद्रयान के बारे में बधाइयों का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए वो पल कितना मुश्किल होगा, अब ये सुनिए और समझिए। एक तरफ चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है, उसके चक्कर काट रहा है, और इस कामयाबी को देखकर पाकिस्तानियों को भी चक्कर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते वीकेंड में सऊदी अरब की राजधानी जेद्दा में एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत, अमेरिका सहित 40 देशों के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए, पर सऊदी अरब की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम गायब था। ऐसा होने की वजह जानकर इस्लामाबाद बहुत परेशान है। देखिए ये रिपोर्ट। सऊदी अरब में दुनिया के 40 देशों के NSA और टॉप अधिकारी पहुंचे। मुद्दा था रूस यूक्रेन संघर्ष का हल तलाशना। इसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोवल शामिल हुए और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनविटेशन तक नहीं दिया। सऊदी अरब की राजधानी जद्दा में 2 दिनों का शिखर सम्मेलन हुआ। यहाँ भारत, अमेरिका, चीन सहित कई देशों के बड़े अधिकारी आए। सबने रूस यूक्रेन संघर्ष पर अपनी बात रखी। NSA अजीत डोवल ने सम्मेलन में कहा कि भारत संघर्ष शुरू होने के बाद से ही रूस और यूक्रेन से लगातार बात कर रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत एक्टिव रोल निभाता रहेगा, पर इस्लामाबाद में हंगामा इस बात पर है कि ऐसी मीटिंग से पाकिस्तान को बाहर क्यों रखा गया। सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया, ये समझिए। अब तक सऊदी अरब को सिर्फ तेल के बड़े प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता था, पर सऊदी अरब ने अपनी इमेज को बदलते हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति में बड़ी भूमिका निभाने का टारगेट लेकर यूक्रेन पर शांति सम्मेलन कर दिया। सऊदी अरब ने एक तरफ तेल उत्पादन में कटौती के मामले में रूस का साथ दिया है, तो अब यूक्रेन पर शांति सम्मेलन कराकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब दुनिया में एक पावर सेंटर के तौर पर उभरना चाहता है। इन कोशिशों में सऊदी अरब ने नई दिल्ली का साथ लिया और इस्लामाबाद को खुद से दूर रखा। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने का टारगेट लेकर सम्मेलन रखा गया। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर ग्लोबल चर्चा हुई। इसमें पाकिस्तान को दाखिल होने भी नहीं दिया, क्योंकि इस्लामाबाद खुद एक क्राइसिस है।
मजहब की बात करके सऊदी अरब के करीब होने का दावा करने वाला पाकिस्तान इस शिखर सम्मेलन में इनविटेशन का इंतजार करता रह गया। 40 देशों की मीटिंग में पाकिस्तान को बुलावा नहीं मिला और इस पर अभी तक इस्लामाबाद में कलेश हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान अब भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, साथ ही बातचीत ना होने की सूरत में परिणाम भुगतने की गीदड़ भपकी भी दे रहा है। जाहिर है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान अपने आतंकी दुकान से आतंकवादियों को भारत भेज रहा है, तो दूसरी तरफ भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा भी रहा है। कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रोती शक्ल बनाकर भारत को बातचीत की तारीख तय करने के लिए हाथ जोड़ रही हैं, तो कभी उनके राजदूत बौखलाहट में धमकी देने वाले अंदाज में भारत पर बातचीत करने का दबाव डाल रहे हैं। आतंकवादियों के हमदर्द और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने गीदड़ भपकी देते हुए बयान दिया है कि भारत की ओर से भी बातचीत का जिक्र होना चाहिए। अगर बातचीत फिर शुरू नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत से बातचीत करने के लिए अपनी तड़प दिखाई थी। जानकारों की माने तो पाकिस्तान को अपनी दुर्गति साफ दिखाई देने लगी है। एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में बंदूक लिए पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत को बातचीत करने के लिए मना सकता है, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि ये आज का भारत है, नया भारत है और आतंकवाद और बातचीत दोनों रास्ते साथ साथ नहीं खोले जा सकते। ये अपनी छवि सुधारने, छवि बनाने का प्रयास है पाकिस्तान का। इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है और जब पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज का, IMF का, इत्यादि का, लेंडर्स का। कश्मीर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को यह बात हजम नहीं हो रही। ऐसे में भारतीय सुरक्षा बल भी उन्हें उनके दिल से खोद कर जहन्नुम पहुंचाने के ऑल आउट मिशन में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस साल अब तक करीब 40 आतंकवादियों का कश्मीर में सफाया हो चुका है। ये एक तरह की धमकी है, भारत को नहीं, हम तो समझते हैं इनको, बट फिर से इनका फोकस है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कि उनको डराया जाए कि अगर भारत हमसे बातचीत नहीं करेगा, मामला बिगड़ गया तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। कोडेड शब्दों में वो यही तो कह रहे हैं। अब आपको अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान की जन्म पत्रिका वो हिस्सा भी दिखा देते हैं जिसमें उनका आतंकवाद प्रेम बरसों पुराना छलकता है। यही वजह है कि फरवरी 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर अमेरिकी सीनेटर ने मसूद खान की नियुक्ति रोकने की अपील की थी, जिसके बाद पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मसूद खान अपने भारत विरोधी और आतंकवाद प्रेम के लिए भी कुख्यात हैं। हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लाम से भी संबंध रहे हैं। यही नहीं, मसूद खान भारतीय सेना द्वारा मारे गए खूंखार आतंकी बुरहान वानी को भी हीरो बता चुके हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन में बैन कराने के भारतीय प्रयासों को नाकाम करने के लिए भी उन्होंने चीन के साथ मिलकर काम किया था। 2008 में उन्हें यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में चीन में पाक का राजदूत बनाया गया था। एक बात यह भी समझने के लिए जरूरी है कि एक तरफ पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, वहीं पिछले 24 घंटे में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार भी गिराया है। इनमें पुंछ में 2 आतंकवादी, राजौरी में 1 और कुपवाड़ा में 1 आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान भी जोरों पर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने सीमाओं पर 3 एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। पहला ऑपरेशन राजौरी में हुआ, जहां पर एक घुसपैठी को मार गिराया गया और उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। उसके बाद कुपवारा मछेल सेक्टर नॉर्थ कश्मीर में एक जो घुसपैठी था उसको भी मार गिराया गया। उसके पास भी एक AK सीरीज़ की राइफल, 6 पिस्टल्स और उसके साथ साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया। और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी आतंकवादी जिंदा है।
यानी बातचीत के लिए पहले पाकिस्तान को अपनी हरकतों पर लगाम लगाना पड़ेगा, वरना आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान और मुश्किल में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता एक बार फिर बहाल हो गई। कांग्रेस में जश्न मना, खुशियां लौटी। राहुल गांधी बेहद खुश हैं, लेकिन एक बार फिर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है। देखना यह है कि संसद में आने वाले दिनों में सांसद राहुल गांधी का अंदाज कैसा होगा। राहुल को राहत। पुनः राहुल गांधी जी लोकसभा में सिर की दहाड़ दहाड़ेंगे। कांग्रेस में जश्न। एक 136 दिन बाद राहुल इज बैक। आप लोग भी खुश लग रहे हो। एक बार फिर राहुल गांधी पूर्व सांसद से सांसद हो गए। कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा शेर आया तो किसी ने जमकर जश्न मनाया। इस बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और नया अंदाज भी। आप लोग भी खुश लग रहे हो। कांग्रेस के सांसदों में नया जोश साफ दिखा। लड्डू बटे, खाए भी गए, खिलाए भी गए। विपक्षी दलों ने भी बधाई देने में देर नहीं लगाई। इंडिया गठबंधन की ओर से अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भी राहुल गांधी ही करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कि आप राहुल गांधी को सदन में नहीं रखना चाहते, आप डरते हो उनसे। आपके मन में डर है कि ये व्यक्ति अगर सदन में रहेगा तो सवाल पूछता रहेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी जी आए हैं, अब लड़ाई में जोर आ जाएगा। हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। जश्न मनाने और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बीच राहुल गांधी को नए सिरे से सत्ता पक्ष के आरोपों का सामना भी करना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दें। देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े हैं और कांग्रेस के हाथ और कहां-कहां इन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में जुड़े हुए। कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के साथ होने का भी बड़ा आरोप लगा है, जिसका जवाब राहुल गांधी को तैयार करना है। वैसे 136 दिन के बाद लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी अपने ऊपर नए आरोपों का जवाब देने की भी तैयारी में जुटे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानवापी को क्या कहा जाए, मस्जिद या मंदिर? इस सवाल का सही जवाब तलाशने के लिए ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का सर्वे चल रहा है। पूरा मामला अदालत में है, लेकिन सर्वे पूरा होने और कोर्ट का फैसला आने से पहले आवाज उठने लगी है कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब बागेश्वर बाबा ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर है, उसे मस्जिद मत कहो। एक तरफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी पर सर्वे चल रहा था, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा का दरबार लगा था। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीच में थोड़ा सा समय निकालकर बाबा मीडिया वालों से मिले। सवाल जवाब शुरू हुआ। इसी बीच एक सवाल ज्ञानवापी पर आया। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। ज्ञानवापी पर बागेश्वर बाबा का जवाब सुनकर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की याद आ गई। एक हफ्ते पहले
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में योगी ने भी ज्ञानवापी पर वही बात कही थी जो बागेश्वर धाम चलाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही, ज्ञानवापी को मस्जिद मत कहो। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए, वो ज्ञानवापी है। योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों हिंदुत्व के रथ पर सवार हैं। वो अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ महंत से मुख्यमंत्री बन चुके हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी संत, महंत और बाबा की श्रेणी में ही हैं। लेकिन ये भी सच है कि बागेश्वर बाबा अपने बयानों से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। सनातन के नाम पर वो सियासी मुद्दों पर भी बोलते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बागेश्वर बाबा ने हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर भी बयान दिया। नूंह हिंसा एक ऐसी घटना है जो समाज को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करती है। 31 जुलाई को नूंह में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, गोलियां चलाई गई थी। जी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि 2 मुस्लिम युवकों की हत्या का बदला लेने के लिए नूंह में दंगे की साजिश रची गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने नूंह दंगे पर क्या कहा, सुनिए। हरियाणा के नूर में हिंसा, ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, सब लोग जागरूक। हरियाणा के नूर में हिंसा, ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, सब लोग जागरूक। तो नूंह से लेकर ज्ञानवापी तक बाबा हर मुद्दे पर बोलते हैं। अब आपको ज्ञानवापी में चल रहे ASI सर्वे पर आज के 5 बड़े अपडेट हम बताते हैं जो आपके लिए जानने जरूरी है। पहली बड़ी बात यह है कि आज सर्वे देर से शुरू हुआ, जो 2 पड़ाव में करीब 4 घंटे तक चला। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल सुबह 8 बजे तो फिर सर्वे शुरू होगा। कुल मिलाकर सर्वे का कल 6ठा दिन होगा, लेकिन लगातार सर्वे का 5वां दिन ही होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि सर्वे में अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सर्वे का काम अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चरण का काम पूरा हो गया। और अच्छी बात यह है कि सर्वे में दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं। अब आप ये रिपोर्ट देखिए।